हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गिरीश नेगी। तो आज हम एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है 1857 की क्रांति। तो इससे पहले हमने कुछ पॉलिटी की सीरीज चलाई थी। पॉलिटी में हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स की क्लास हमने चलाई थी, तो आपने देखी होंगी वो वीडियो, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो में जाके आप जरूर उन टॉपिकों को वहाँ पे देखें। तो आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो है 1857 की जो क्रांति है। तो इसके बारे में हम अगर कुछ देखें, जैसे इससे ठीक 100 साल पहले अगर हम देखें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। वो युद्ध यानी कि अंग्रेजों के साथ बंगाल के जो नवाब होते हैं उनके मध्य वो युद्ध होता है। उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इन युद्धों के फलस्वरूप आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता कहीं ना कहीं भारत में यहाँ पे स्थापित हो जाती है ना। जैसे बक्सर का युद्ध के बाद वास्तविक रूप से जैसे हम देखते हैं, उसके बाद इलाहाबाद की संधियां होती हैं बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो वहां पर फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको दीवानी अधिकार बंगाल वाले क्षेत्र में प्राप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्रिटिश सत्ता भारत में अपनी जमीन या अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। और बहुत सारी ब्रिटिश की जो नीतियां होती हैं, जो भारत विरोधी नीतियां होती हैं, भारत का शोषण करने वाली नीतियां होती हैं, इन नीतियों से भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो वर्ग था, वो काफी परेशान हो चुका था। तो धीरे धीरे आगे चलकर यानी कि ब्रिटिशों के विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत हुई, जिस क्रांति का नाम है 1857 की क्रांति। तो यानी कि ये क्रांति के अलग अलग यहाँ पे कारण हमें देखने को मिलते हैं, तो उन कारणों को भी हम जानेंगे यहाँ पे। तो यानी कि ये एकदम से क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। ब्रिटिशों की जो भारत विरोधी नीतियां होती हैं, उन नीतियों के फलस्वरूप आगे चलकर ये क्रांति के रूप में उभर कर यहाँ पे आती है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो 1857 की जो क्रांति होती है, इस समय अगर हम देखते हैं भारत में इस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो भारत में इस समय जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो यानी कि इस समय भारतीय गवर्नर जनरल पद नाम ही हुआ करता था, तो ये लॉर्ड कैनिंग इस समय थे। इस समय अगर हम देखें इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय होते हैं कौन, पाल्मस्टन इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी अगर हम 1857 की क्रांति की वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है, तो 10 मई 1857 से यानी कि मेरठ से ये शुरू हो जाती है। मेरठ जो छावनी होती है, मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। बाकी इस क्रांति का अगर हम प्रतीक देखें, तो प्रतीक के रूप में कमल और रोटी यहाँ पर इस क्रांति का प्रतीक था, जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ ये विशेष बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति होती है उसके विद्रोह के कारण क्या क्या थे, किन कारणों से 1857 की क्रांति देखने को प्राप्त होती है। तो इसके अलग अलग कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ प्रमुख कारणों में अगर हम देखते हैं, जैसे पहला है इसमें राजनीतिक कारण। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है 1857 की क्रांति का, तो ये प्रमुख कारण यहाँ पे राजनीतिक कारण होता है। इसमें जैसे आता है, जैसे इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था, तो डलहौजी की यहाँ पर एक नीति थी, डलहौजी के द्वारा यहाँ पर एक पॉलिसी चलाई गई थी। तो डलहौजी की उस पॉलिसी को कहते हैं क्या, हड़प नीति, है ना, हड़प नीति कहते हैं, या इसी को व्यापगत नीति या व्यापगत नीति इसे कहते हैं, व्यापगत नीति। ठीक है, या इसी को और क्या कहते हैं, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, या इसी को गोद निषेध प्रथा यहाँ पे कहा जाता है। तो इस प्रकार की पॉलिसी ये चलाई थी किसने, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से ये होता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, व्यापगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, गोद निषेध प्रथा होगी। तो इस पॉलिसी में क्या था, यानी कि कोई भी जो शासक होगा उसका अगर कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं है तो वो यानी कि गोद नहीं ले सकता है। उसके बाद उसका जो शासन जो क्षेत्र होगा वो यानी कि ब्रिटिश क्या कर देंगे, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेंगे, यानी कि उसको अपने यानी कि हड़प लेंगे उससे। तो इसलिए इस नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख यानी कि जहां जहां
जिन राजाओं के, जिन शासकों के पुत्र पुत्रियां नहीं थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया, और ये क्रांति का एक प्रमुख कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आता है, जैसे सतारा हो गया, सतारा हो गया 1848 में सतारा को हड़प लेता है ना। ऐसे ही जैतपुर हो गया, जैतपुर, ऐसे ही संबलपुर हो गया, संबलपुर, ठीक है, ऐसे ही उदयपुर हो गया, और ऐसे ही हम देखते हैं झांसी। यानी कि ये प्रमुख कुछ क्षेत्र होते हैं जिनको लॉर्ड डलहौजी इस पॉलिसी के अंतर्गत इनको अपने अधिकार क्षेत्र में इनको हड़प लेता है। तो ये प्रमुख क्या होती है, यानी कि ये इन क्षेत्रों में लोग फिर इसका विरोध करते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें आता है कि अवध को यहाँ पे कुशासन के आरोप में यहाँ पे हड़प लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो यानी कि अवध जिसे हम क्या कहते हैं, लखनऊ, तो लखनऊ या अवध को यानी कि हड़प लिया गया था किसके आधार पे, ये कुशासन के आरोप पे, कुशासन के आरोप वहां पे लगाए गए थे। और फिर उस आधार पे 1856 में अवध को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यानी कि इस पॉलिसी के आधार पे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो ये प्रमुख एक विरोधी नीति होती है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की। तो एक तो ये प्रमुख कारण है। दूसरा जैसे आता है इसमें क्या, एक तो डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा आता है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली की, वेलेस्ली की सहायक संधि, वेलेस्ली की एक सहायक संधि यहाँ पे शुरू करता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण यहाँ पे होता है, ठीक है, राजनीतिक कारणों में। तो वेलेस्ली इस सहायक संधि के द्वारा अलग अलग जो राजा शासक जो होते थे, तो उनके साथ एक संधि ट्रीटी वहां पे करते थे कि आपकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हम करेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, इस प्रकार की संधि के माध्यम से धीरे धीरे उन राजाओं के जो साम्राज्य है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो ये वेलेस्ली की इस प्रकार की ये सहायक संधि होती है। और इसमें भी अलग अलग शासकों के साथ ये सहायक संधि करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें हैदराबाद, हैदराबाद हो गया, है ना, हैदराबाद ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करता है। हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मैसूर, ऐसे ही तंजौर हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनको सहायक संधि के माध्यम से सहायक संधि इनके साथ की जाती है, और धीरे धीरे इनको अपने साम्राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये दो प्रमुख राजनीतिक यहाँ पर कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो डलहौजी की पॉलिसी होगी और सहायक की ये वेलेस्ली की सहायक संधि होगी। तो ये दो प्रमुख कारण थे, है ना। इसके अलावा जैसे मुगल पद जो इस समय होता था, तो मुगल शासक की अवमानना करना, ये भी एक प्रमुख कारण यहाँ पे होता है। ऐसे ही जो मराठा, जो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, ठीक है, तो उनको फिर पेंशन वगैरह नहीं दिया जाना, तो ये भी ये कारण होते हैं। तो इन अलग अलग कारणों के माध्यम से आगे चलकर ये क्रांति की शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला कारण हमने पढ़ा क्या, राजनीतिक कारण, ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं दूसरा कारण। अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा कारण यहाँ पे है प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में अगर हम देखें, प्रशासनिक कारणों में जैसे यहाँ पर जातीय श्रेष्ठता के आधार पे प्रशासनिक पद यहाँ पे दिए जाते थे। जातीय श्रेष्ठता के आधार पे ये पदों का यहाँ पे वितरण यहाँ पे होता था कि यानी कि जो उच्च जो पद होंगे उन पदों पर, या अधिकतर जो पद होंगे उन पे ब्रिटिशों को वहां पे नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जैसे न्यायिक जो पद होते थे, तो न्यायिक पद पे यानी कि ब्रिटिशों को ही यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे न्यायिक पदों पर रखा जाता था। तो ये प्रशासनिक जो पद वगैरह थे वहां पर भी भारतीयों की अवहेलना यहाँ पे की जाती थी। तो ये भी प्रमुख कारण यहाँ पे 1857 की क्रांति का हमें देखने को प्राप्त होता है, प्रशासनिक कारण। अगला हम यहाँ पे देखते हैं आर्थिक कारण। तो ब्रिटिशों ने भारतीयों का बहुत सारा आर्थिक शोषण यहाँ पे किया, और भारत से जो धन वगैरह था इसको यहाँ शोषण करके ब्रिटेन में ले जाते थे। और इसमें से जैसे हमें इनकी जो प्रमुख नीतियां थी आर्थिक कारणों में, जैसे भू राजस्व नीतियां थी, तो ये भू राजस्व जो नीतियां होती हैं, इन नीतियों के माध्यम से ये क्या करते हैं, भारतीयों का अधिक से अधिक यहाँ पे आर्थिक शोषण करते हैं और यहाँ का धन लेके ब्रिटेन में भेज देते हैं। तो ये प्रमुख आर्थिक कारणों में भी एक कारण ये माना जाता है। तो
तो जैसे इसमें क्या होती है, भू राजस्व नीतियां जैसे आपने सुनी होंगी, अस्थायी बंदोबस्त हो गया, है ना, भूमि से संबंधित ये नीतियां थी। अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के अलावा जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, ऐसे ही महलवाड़ी। तो इस प्रकार की क्या थी, ये भू राजस्व ये नीतियां थी। और यहां पर अधिकांश तो यहां पर जो किसान थे, किसान हो गया, इसके अलावा जैसे जमींदार हो गए, तो अधिकांश तो किसान जमींदार इन लोगों को इनके जो अधिकार थे या इनकी जो भूमि थी, तो इन भूमियों से इनको पृथक करने का प्रयास यहाँ पे ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारणों में होता है कि जिससे किसान क्या हो जाते हैं, इनके विरोध में आते हैं। तो आर्थिक कारणों में भू राजस्व नीतियां, आर्थिक शोषण भारत का, ये प्रमुख यहाँ पे कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे अगला कारण अगर हम देखें तो ये है अगला कारण धार्मिक कारण, ये सामाजिक और धार्मिक कारण। तो ये कारण क्या था यहाँ पे, तो इस समय जैसे भारत में बहुत सारी जो पुरानी परंपराएं भारत में चल रही थी, तो ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे पुरानी जैसे विधवा पुनर्विवाह वगैरह यहाँ पे शुरू करवा दिया गया था। ऐसे ही बहुत सारी जैसे मूर्ति पूजा वगैरह। तो इस प्रकार की यानी कि जो पुरानी परंपराएं भारत में थी, है ना, पुरानी जो सांस्कृतिक धार्मिक जो परंपराएं थी भारत की, तो इनको समाप्त कर दिया गया था यहाँ पे। तो जिसके कारण क्या हो गया था, जो रूढ़िवादी वर्ग था, यानी कि जो भारत में पुराने विचारों वाले जो लोग थे, रूढ़िवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशों का विरोध यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो ये भी यानी कि एक प्रमुख कारण यहाँ पे माना जाता है सामाजिक कारणों में। और धार्मिक कारणों में अगर हम देखें तो धार्मिक कारणों में जैसे 1813 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ा होगा। इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ईसाई जो धर्म होता है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या कर दिया जाता है, इन मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान की जाती है कि आप भारत में जा सकते हैं, वहां पर भारतीय लोगों के साथ अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण था कि क्योंकि भारत के जो लोग होंगे तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके प्रचार प्रसार से क्या हो जाएगा, भारत में जो धार्मिक भेदभाव या वो धर्म के आधार पे वो ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण यहाँ पे धार्मिक कारणों में देखा जाता है। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों में हमने देखा क्या कि जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं वगैरह यहाँ पे प्रचलित थी, इनको समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह वगैरह यहाँ पे लागू करवाना। जैसे 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो जाता है। तो ये सब सामाजिक कारणों में है। धार्मिक कारणों में इस प्रकार की ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करना, तो ये कारण यहाँ पे देखने को मिलता है सामाजिक धार्मिक कारणों में। अगला अगर हम देखें अगला कारण सैन्य कारण, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था सैन्य कारण भी। तो यहाँ पर भी क्या होता था, जो भारतीय सैनिक थे तो उनके साथ यहाँ पे नस्लीय भेदभाव देखने को मिलता है। नस्लीय भेदभाव यानी कि गोरा और काला, इस प्रकार से भेदभाव। तो यानी कि जो गोरे सैनिक थे यानी कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके साथ अच्छा व्यवहार यहाँ पे किया जाता था, उनको उच्च पदों तक उनको प्रमोशन उनको दिया जाता था उच्च पदों तक। लेकिन भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे उनके साथ भेदभाव करके उच्च पदों तक उनको नहीं पहुंचाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जैसे अच्छी वर्दी नहीं होगी, अच्छी वर्दी नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे ही अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें उचित वेतन नहीं दिया जाएगा, उचित वेतन नहीं। तो इस प्रकार से यानी कि ये भेदभाव भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ पे किया जाता था कि जो अंग्रेज सैनिक थे उनको उच्च पदों तक उनका प्रमोशन हुआ करता था, लेकिन भारतीयों का उच्च पदों तक वहां पे नहीं प्रमोशन हुआ करता था। इसके अलावा अच्छी वर्दी नहीं मिलती थी, है ना, उनको अच्छा वर्दी वगैरह उनको मिलेगी, भारतीयों को नहीं, अच्छा खाना वगैरह, ये भेदभाव, उचित वेतन वगैरह। तो ये अलग अलग कारण होते हैं जो सैन्य कारण होते हैं। तो अलग अलग छावनियों में आगे चलकर ये क्रांति भी यहाँ पे ये होती है। तो ये सैन्य कारणों में अगर हम देखें, अगला एक प्रमुख कारण होता है जो होता है, ये होता है तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में अगर हम देखें, तात्कालिक कारण,
तो ये एक महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण यानी कि अचानक से 1857 की जो क्रांति है वो शुरू हो जाती है। वैसे तो आता है कि इसकी जो योजना थी 1857 की जो क्रांति की योजना थी तो वो पहले ही विठुर कानपुर के निकट विठुर या लंदन में, है ना, कुछ इतिहासकार विठुर में कहते हैं, कुछ लंदन में। तो यहां पर ये योजना तय की गई थी और यहां पर ये योजना तय करके इसकी जो डेट निश्चित की गई थी तो वो 31 मई 1857 यहाँ पे तय कर दी जाती है कि इस दिन ही क्या होगी, 1857 की क्रांति शुरू होगी 31 मई को। लेकिन इसका तात्कालिक कारण यहाँ पे घटित हो जाता है और ये क्रांति अपने निश्चित समय से पूर्व ही ये शुरू हो जाती है। होना था 31 मई से, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ पे 10 मई 1857 से हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो इसकी योजना आता है कि जैसे विठुर या कानपुर के निकट विठुर था, यहाँ पे अजीमुल्ला खान ने नाना साहब के साथ मिलकर ये योजना यहाँ पे बनाई थी। तो कुछ इतिहासकार इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पर तात्कालिक कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बैरकपुर छावनी से ये तात्कालिक कारण यहाँ पे शुरू होता है, बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी जो थी ये छावनी वेस्ट बंगाल में, बंगाल क्षेत्र में ये पड़ेगी। तो यहाँ पर एक सैनिक थे जिनका नाम था क्या, मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम के जो सैनिक होते हैं, ये इनकी जो बटालियन थी वो थी 34 NI। NI का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हुआ करते थे यहाँ पे मंगल पांडे। तो इनके द्वारा इस समय जो राइफल, पहले जो पुरानी राइफल थी उनकी जगह एक नई राइफल यहाँ पे शुरुआत की गई थी जिनका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, तो इस राइफल में क्या होता था, यानी कि इसमें इस समय ये चर्चाएं चली यहाँ पे कि इन राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग यहाँ पर करना है, मुंह से इनको खींचना है और उसके बाद इन कारतूसों को यहाँ पे चलाना है जो इनफील्ड राइफल में जो प्रयोग होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आगे चलकर मंगल पांडे इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देता है और अपना जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट होते हैं, है ना, मंगल पांडे के जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट होंगे, लेफ्टिनेंट बाग, और एक दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम था ह्यूसन। तो ह्यूसन हो गया और लेफ्टिनेंट बाग हो गया। इन दोनों की हत्या यहाँ पर कौन कर लेगा, मंगल पांडे यहाँ पर इनकी हत्या कर देंगे। तो जब ये इनकी हत्या होती है तो आगे चलकर एक न्यायिक निर्णय होता है, जुडिशियल डिसीजन यहाँ पे आता है और यहाँ पर मंगल पांडे को क्या कर दिया जाता है, 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पर इनको क्या कर दी जाती है, इनको फांसी की सजा यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो अब इनको फांसी जब हो जाती है तो 1857 की जो क्रांति है वो पहले ही शुरू हो जाती है। तो ये तात्कालिक कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने तात्कालिक कारण में देखा कि ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे द्वारा शुरू की जाती है। यहाँ पर जो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस थे इनका प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया और अपने जो लेफ्टिनेंट थे बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन थे, इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा यहाँ पे दी जाती है। तो जब इनको फांसी की सजा होती है तो फिर मेरठ छावनी में वहां के सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह यहाँ पे शुरू किया जाता है। तो मेरठ छावनी से जो सैनिक होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये हमने अलग अलग कारण यहाँ पे देखे 1857 की। बाकी इनके अगर हम केंद्र देखें तो इनके केंद्र ये मुख्य रूप से ये मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था, यहीं पर अधिकतर इस क्रांति का केंद्र देखने को मिलता है। तो जैसे दिल्ली वाला क्षेत्र है, मेरठ वाला क्षेत्र है, ऐसे झांसी वाला क्षेत्र है, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, कानपुर वाला क्षेत्र है, लखनऊ वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र है और एक पूर्वोत्तर भारत में अगर हम देखें असम वाला क्षेत्र। तो ये प्रमुख कुछ केंद्र के 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे और शुरुआत कब हुई, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रमुख केंद्र में दिल्ली आता, जैसे तो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे कौन, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरठ छावनी से सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं 10 मई 1857 को और अगले दिन दिल्ली में 11 मई 1857 को
ये क्रांति यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो दिल्ली में वहां के जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको पुनः गद्दी पर बैठाया जाता है और वहां पर उनको अपना नेतृत्व वहां पर दिया जाता है बहादुर शाह जफर को। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, सितंबर 1857 में, यानी कि ज्यादा समय नहीं, सितंबर 1857 में क्या हो जाता है, बहादुर शाह जफर यानी कि जो दिल्ली पर पुनः गद्दी पर बैठाए गए थे, तो यहाँ पर पुनः अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे सितंबर 1857 में कब्जा कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निर्वासित करके भेज दिया जाता है। कहाँ, रंगून, या जिसे क्या कहते हैं म्यांमार। तो म्यांमार में भेज दिया जाता है, रंगून में भेज दिया जाता है और यहीं पर 1862 में 1862 में मृत्यु हो जाएगी किसकी, बहादुर शाह जफर की। ठीक है, तो यहीं पर उनकी मजार भी है रंगून में और वहां पर इनकी मजार पे ये लिखा हुआ है कि यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपनी दफन के लिए, अपने दफन के लिए अपनी मातृभूमि में 2 गज की जमीन तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है, तो ये वहां पर लिखा गया। तो यानी कि यहाँ पर ये दिल्ली में 11 मई 1857 से क्रांति शुरुआत होती है। ब्रिटिश जो यहाँ पे नेतृत्व करते होते हैं, तो हडसन और निकोलसन यहाँ पर होते हैं नेतृत्व करने वाले। अगला कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ये नेतृत्व करते हैं और 5 जून 1857 को यहाँ से शुरुआत होती है। ब्रिटिश यहाँ पे कैंपवेल यहाँ पे होते हैं जो इसकी शुरुआत करते हैं। बाकी जैसे नाना साहेब का आता है, तो नाना साहेब का जो नाम था, नाना साहेब का जो मूल नाम था, तो इनका नाम था क्या, धोंतू पंत। धोंतू पंत इनका मूल नाम था। ऐसे तात्या टोपे का नाम आता है, तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था, तो इनका नाम था क्या, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम यहाँ पे था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, नाना साहेब का धोंतू पंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। तो ये कानपुर से होते हैं। लखनऊ से अगर हम देखते हैं, लखनऊ या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अवध भी कहा जाता है, अवध या लखनऊ। तो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे होते हैं बेगम हजरत महल। ये जो वाजिद अली शाह होते हैं उनकी बीबी होती है बेगम हजरत महल। तो ये क्या करती है, अपने जो पुत्र होता है ब्रिजिस कादिर, जिसका नाम है ब्रिजिस कादिर, ब्रिजिस कादिर को गद्दी पर बैठाते हैं। ब्रिजिस कादिर को गद्दी पर बैठाएंगी और उसके बाद ये क्रांति में भाग लेती है बेगम हजरत महल। और आगे चलकर ये जब हारती है तो ये फिर नेपाल की ओर चले जाती हैं और वहीं पर इनकी फिर मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो ये बेगम हजरत महल, इनके विरोध में यानी कि ब्रिटिश यहाँ पे कैंपवेल नेतृत्व यहाँ पे कर रहा था। अगला हम झांसी व ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे होते हैं। पहले झांसी में लक्ष्मीबाई यहाँ पे युद्ध लड़ती है। जून 1857 में ये लड़ाई शुरू होती है, लेकिन झांसी में हारने के बाद आगे चलकर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती है तो वो चले जाती है कहाँ की तरफ, ग्वालियर की तरफ वो चले जाती है और फिर ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ वहां पर युद्ध में शामिल होती है। तो यहाँ पर ग्वालियर में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई दोनों युद्ध लड़ेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हो जाएगा, 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को मृत्यु हो जाएगी किसकी, झांसी की रानी की। यानी कि इस युद्ध में ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाएगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो झांसी में लड़ते हुए हार के ग्वालियर की ओर जाती है और फिर 17 जून 1858 को ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इनका जन्म पूछा जाता है लक्ष्मीबाई का, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, लेकिन मृत्यु हुई ग्वालियर में। और एक आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम यहाँ पे होता है मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम। ठीक है, फिर जैसे तात्या टोपे का आता है, तो तात्या टोपे क्या करते हैं, ग्वालियर से ये चले जाते हैं कहाँ, नेपाल की तरफ चले जाते हैं। और आगे चलकर नेपाल में इनका जो मित्र अगर हम देखें मानसिंह नाम से होता है, वो यहाँ पर तात्या टोपे को धोखा देता है, विश्वासघात करता है और इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाता है और आगे चलकर तात्या टोपे को फांसी की सजा 1859 में वहां पे दी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहे होते हैं। बाकी झांसी की रानी के साथ अगर यहाँ पे देखें अंग्रेज, इसका नाम पूछा जाता है, तो यूरोज यहाँ पर विरोध में था। ब्रिटिशों की ओर से जो नेतृत्व कर रहा था तो वो यूरोज यहाँ पे नेतृत्व कर रहा होता है। और यहीं पर यूरोज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जब युद्ध लड़ता है
तो यहीं पर कहता है कि भारत में एक मात्र अकेली मर्द के रूप में संबोधित करता है। किसके लिए? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहता है एकमात्र अकेली मर्द है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तो ये कहता है कौन? यूरोज, जो ब्रिटिश नेतृत्व कर रहा होता है। ठीक है, बाकी ये प्रमुख कुछ और केंद्र हैं। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज अब कहा गया, तो इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे होते हैं। जगदीशपुर बिहार या आरा भी आता है यहाँ पे, आरा, तो यहाँ से नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन? कुंवर सिंह। ऐसे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी अहमद शाह भी लिखा होगा कहीं। फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे होते हैं अजीमुल्ला। ऐसे असम से मनीराम दत्त यहाँ पे नेतृत्व कर रहे होते हैं। और बरेली से खान बहादुर खां नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। तो ये आप नोट कर देना ये सारी चीजें और इनको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के मत हैं। तो इतिहासकार अलग अलग इसको क्रांति को अलग अलग नाम से जानते हैं, कहते हैं यहाँ पे। तो जैसे वी.डी. सावरकर है, तो वी.डी. सावरकर 1857 की क्रांति को कहते हैं कि ये भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे डिजरायली क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ऐसे ही जॉन लॉरेंस व सीले क्या कहते हैं कि यह एक पूर्णतया क्या था? सिपाही विद्रोह था। ठीक है, ऐसे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, तो ये कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का यह षड्यंत्र था। ऐसे ही टी.आर. होम्स कहते हैं कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ऐसे ही एल.ई.आर. रीज कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और ऐसे ही आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार यहाँ पे कर देते हैं। कौन? आर.सी. मजूमदार। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पे इतिहासकार हैं जिनके ये अलग अलग मत हैं। तो इनको आप लोग नोट कर देना, ये लिखे हुए। अगला इसमें हम देखते हैं कि कुछ बुक्स हैं यहाँ पे। तो कुछ बुक्स में अगर हम देखें, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये लिखी है किसने? सावरकर ने। ऐसे 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ये लिखी है अशोक मेहता ने। ऐसे ही द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये लिखे है आर.सी. मजूमदार ने। और एक है द काजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, तो ये लिखे है सर सैयद अहमद खान ने। तो ये अलग अलग बुक्स भी हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नोट करनी है। बाकी इसमें असफलता के कारण देखें तो इस क्रांति में यानी कि ब्रिटिशों की जीत हो जाती है और भारतीयों की यहाँ पे हार हो जाती है। इस असफलता के अलग अलग कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसे सांगठनिक जो ढांचा था वो भारत का यानी कि उतना मजबूत यहाँ पे नहीं होता। जो संगठन वगैरह होता है वो उतना मजबूत यहाँ पे नहीं होता है। तो ये यहाँ पर कारण होता है। इसके अलावा और क्या होता है? जैसे यहाँ पे नेतृत्व की कमी होती है, नेतृत्व की कमी। तो यहाँ पर नेतृत्व की कमी, एक लीडरशिप की कमी यहाँ पर इस क्रांति में देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे क्या आता है इसमें? उच्च वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, शिक्षित वर्ग हो गया, ऐसे ही जमींदार हो गया। तो इन लोगों ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि ज़्यादा इसमें सहभागिता इनकी नहीं रही है। तो ये सारे इसमें किनारे होते रहे, इस हिस्सा नहीं। तो ये प्रमुख कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण भारत आता है कि दक्षिण भारत में बिल्कुल ही 1857 की क्रांति नहीं देखने को मिलती है। भारत के कुछ ही केंद्र थे, कुछ ही क्षेत्र थे जहाँ पर ये क्रांति देखने को मिलती है। ठीक है, मध्य भारत वगैरह वाला कुछ क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड में भी आता है तो यहाँ पर भी विशेष यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एकमात्र जो कालू मेहरा होता है जिनका क्रांतिवीर संगठन इस समय बनता है तो वही वहाँ पे देखने को मिलता है, अन्यथा नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो आधुनिक हथियार वगैरह थे, आधुनिक जो हथियार थे, तो आधुनिक हथियारों की कमी यहाँ पे देखने को मिलती है, हथियारों की कमी। जबकि ब्रिटिशों के पास यानी कि उनके पास आधुनिक हथियार वगैरह इस प्रकार के संसाधन यहाँ पे मौजूद थे, तो भारतीयों के पास ये नहीं थे। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा है सूचना का अभाव। सूचना का अभाव यानी कि उस समय अगर हम देखें जब निश्चित डेट तय की गई थी 31 मई 1857 को, लेकिन वो पहले ही शुरू हो गई थी। तो यानी कि ये सूचना पूरे भारत में नहीं पहुंच पाई। उस समय सूचना का इतना अधिक नहीं था कि सूचना पहुंच पाए, तो सूचना का अभाव।
तो ये अलग अलग कारण होते हैं जो 1857 की असफलता के कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो सांगठनिक ढांचा सही नहीं था, नेतृत्व की कमी, उच्च वर्ग, व्यापारी, शिक्षित, जमींदार इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, आधुनिक हथियारों की कमी थी, सूचना का अभाव था, है ना। बहुत सारे जो शासक या राजा वगैरह हुआ करते थे उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिशों की मदद की, जैसे ग्वालियर के सिंधिया वगैरह आपने सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी होते हैं। तो ये यहाँ पर असफलता के कारण होते हैं। अंतिम इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला। तो इसका परिणाम क्या निकला, एक तो हमेशा के लिए क्या हो गया, हमेशा के लिए यहाँ पर जो मुगल पद था, हमेशा के लिए मुगल पद समाप्त हो गया। जो अभी तक मुगल पद था, जैसे बहादुर शाह जफर अंतिम क्या होते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट होते हैं, तो इसके द्वारा हमेशा के लिए मुगल पद समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में यहाँ पे व्यापार कर रही थी, साथ में रूल भी चला रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ पे क्या कर दिया, इसके शासन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था इस क्रांति के पश्चात, यानी कि परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके पश्चात यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम इसके बाद आता है, और यहाँ से क्या कर दिया जाता है, भारत शासन अधिनियम ये यहाँ पर आएगा, और फिर इसके माध्यम से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन समाप्त हो जाएगा, और भारत का शासन सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ पे समाहित हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश संसद ही भारत के लिए सीधे नियम कानून बनाना शुरू करेगी, सीधे सीधे भारत की जो सत्ता का संचालन होगा वो ब्रिटिश संसद से वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके परिणाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी इस समय यानी कि 1 नवंबर 1858 को आता है कि इस समय महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, तो ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद में, इलाहाबाद का एक पार्क है मिंटो पार्क, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, तो वो पढ़ा था किसने, जो इस समय के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, तो वो विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये सारा 1857 की क्रांति के बाद होता है। अब यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया जाता है। इसके अलावा भारत में एक भारत सचिव का पद नियुक्त यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारी चीजें इस क्रांति के फलस्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे इसके हमने देखे, ये अलग अलग परिणाम वगैरह इसके सारी चीज़ों को हमने देखा यहाँ पे। बाकी एक आता है इसमें कि 1857 की क्रांति के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी में जैसे प्रत्यक्षदर्शी, तो ये आते हैं कि जो उर्दू के मशहूर शायरकार थे, क्या था उनका नाम था, मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब। तो यानी कि इनका नाम यहाँ पे आता है कि ये प्रत्यक्षदर्शी थे, उर्दू के मशहूर शायरकार मिर्जा गालिब। तो ये इस क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो आज हमने 1857 की क्रांति के रूप में विस्तृत में हमने यहाँ पे पढ़ा कि कब शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, क्या इसके कारण थे, किन कारणों से ये हुई। फिर हमने देखे कौन कौन से केंद्र थे, विद्रोह के केंद्र, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। और फिर हमने इससे संबंधित कुछ इतिहासकारों के मत देखे, उनकी कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे हमने देखी। इसकी असफलता के कारण क्या थे, असफल क्यों हुआ, और इसके परिणाम क्या यहाँ पे निकल के आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये देखा हमने इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक दूसरी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है।